आप जो है प्रणव वैद्य हैं और 2018 एचएनयू पास आउट है और इनका रैंक जो है 12th है ना तुम्हारा रैंक 14th रैंक है इनका। लास्ट ईयर जो है इन्होंने मेंस भी लिखा था और इस बार का अनुभव और लास्ट ईयर का अनुभव मिला जुला, क्योंकि ऑनलाइन में हमारी जो है मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है संबंध ऐसे हो गए कि आज भी जो है हम लोग उतने ही घनिष्ठ हैं। तो ज़्यादा मैं लंबा जो है चर्चा नहीं करूँगा। तो अभी हमारी डिस्कस वही हो रही थी कि मेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे तैयार करना चाहिए। मेंस वाले भी बच्चे हैं, प्री वाले भी हैं, आगे आपका मेंस लिखना ही है। तो सारा एक्सपीरियंस जो है प्रणव का एक अपना अनुभव रहा है मेंस को लेकर। और अक्सर जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आपस की जो बात होती थी, मतलब हम लोग टेलीफोनिक बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुए और सबसे ज़्यादा अगर मेरे को किसी ने डाउट के लिए परेशान किया होगा तो ये प्रणव। सर ये वाला आएगा तो इसको कैसे करेंगे, सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो एक हमारी बाउंडिंग थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैंने जो है इसका फ़ोन काटा हो, भाई इसको इग्नोर किया या इसने मेरे को इग्नोर किया। समय मिला हमने उस डाउट को क्लियर किया। पर ये बहुत कन्फ्यूज़ रहता था, बहुत डरा हुआ भी रहता। सर लास्ट ईयर हुआ नहीं तो इस बार क्या करेंगे। और देखिए इस बार 306 का जजमेंट आया और 306 का जजमेंट जब पिछले बार हम लोग कुछ तैयार किए थे तो उसका कैसे फ़ायदा मिला और निंजा टेक्निक भी बताएंगे जो इन्होंने इस्तेमाल की। बहुत सारे लोगों को निंजा टेक्निक के बारे में बताएंगे कि क्या होती है निंजा टेक्निक। ठीक है, तो मैं अब आपको जो है प्रणव के साथ छोड़ता हूँ और अपने अनुभव को आप बताइए। प्री मेंस इंटरव्यू कैसा रहा, मेन अपना शेयरिंग, ताकि इनको जो है आगे आपके अनुभव से एग्ज़ाम को क्लियर करने में कहीं ना कहीं आसानी हो सके। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रणव वैद्य, जैसे सर ने बताया। मैं सर से 2019 के एंड के अराउंड जुड़ा था। जो 19 का मैंने पेपर दिया था बट वो बिना पढ़े दे दिए थे। तब तक ऐसा मन में नहीं आया था कि हमको सिविल जज का ही देना है। तो पहला 19 वाला जो पेपर दिया वो बस दे दिया था ऐसे नाम के लिए। तो मेरा प्रिपरेशन प्रॉपरली 19 एंड 20 से चालू हुआ था। उस टाइम मैं प्री की कोचिंग करने का सोचा बट ऐसा लगा कि प्री का अपन खुद से भी कर सकते हैं। जैसा सर बहुत बार बोलते हैं कि चक्की को जितना ज़ोर से घिसोगे उतना ईजिली आटा उतना रिफाइंड होता जाएगा। तो ऐसा सोचा कि चलिए ठीक है, प्री का खुद से देखा जाएगा। तो 2020 वाला जो प्री था उसका खुद से ही प्रिपेयर किया। मेंस का फिर जब मौका आया तो सर से फिर जुड़ा। तो जो सर ने बताया कि हाँ ऑनलाइन हम लोग मिले, तो मैंने मेंस के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ली। ज़्यादा समय नहीं मिला था 2020 में। फिर मेंस हुआ। मेंस में इस बार की तरह पिछले बार भी एक सरप्राइज़ पेपर आया था जो कभी आया नहीं था। तो काफ़ी लोगों का अच्छा गया, काफ़ी लोग का बहुत बिगड़ गया। जिन लोग का नॉर्मल गया उन लोग के इस वजह से अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि बिगड़ा बहुत लोगों का था। तो इवेंचुअली इंटरव्यू के लिए कॉल आया बट जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला नहीं, मेंस में इतने अच्छे नंबर नहीं हैं कि अपन सेलेक्ट हो जाते। तो गलती हुई थी, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी हमको समझ में आया। फिर धीरे से अपनी कॉपी देखी, निकलवा के RTI लगाया, निकाला, देखा तो पता चला अच्छा गलतियाँ भी बहुत सारी थी उस टाइम। फिर सामने ADPO पड़ गया बट रिज़ल्ट आने के बाद ऐसा था कि 2-3 महीने तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। नहीं यार, रिज़ल्ट आ गया है, बेकार भी हो गया, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, टेंशन आ गई उसकी वजह से कि अब क्या किया जाए। तो ADPO दिए, उसमें भी इंटरव्यू तक गए बट फिर वही हालत हो गई, क्योंकि ध्यान नहीं था पढ़ाई में उतना ज़्यादा कि क्या किया जाए उसको लेके। तो वहाँ भी इंटरव्यू तक गए लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अब सोचे यार रास्ते में आगे बढ़ गए हैं तो फिर ख़त्म किया जाए रास्ते को, कि नहीं यार बनना ही है, ऐसा आ गया दिमाग में पॉइंट के बाद। तो ADPO का इंटरव्यू होते होते 22 फरवरी निकल गया था, है ना। उसके बाद ये चीज़ क्लियर नहीं थी अगला कब तक आ रहा है। थोड़ा सा सिचुएशन भी ऐसी वेग थी कि कोई अता पता नहीं है आएगा तो कब आएगा या कितना समय लग सकता है ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट होने में। तो फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के गैप के बाद पढ़ाई चालू की, माइंड को थोड़ा रिफ़्रेश करने के बाद। और प्री और मेंस दोनों खुद से हल्का हल्का करते रहे टच में रहने के लिए। इवेंचुअली 22 के एंड तक नोटिफिकेशन आ गया इसका, सरप्राइजिंगली। तो इस बार भी वही सेम स्ट्रैटेजी कि हाँ प्री तो हो जाएगा, प्री दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे कि
मुझे करना है ये वाली चीज़, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब जैसे काफ़ी लोग यहाँ प्री की कोचिंग कर रहे हैं, सर लोग पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी आप लोग को, बट जो कोचिंग में पढ़ा रही है उसके अलावा जब तक आप खुद का सेल्फ एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप उस चीज़ को रिटेन भी कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आज पढ़ा है, कल देखोगे, कोचिंग आओगे, क्या पता वो भी याद ना रहे अगर खुद से उसको रिवाइज नहीं किया तो प्री को लेके उतनी इशू नहीं थी कि यार बेयर एक्ट्स हैं, अच्छे से पढ़ा जाए उनको। जितना पढ़ोगे, हर बार पढ़ोगे, कोई एक नया वर्ड दिखेगा, नहीं यार मैंने उस टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान नहीं दिया, तो वो क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा बोर होते हैं बट देन कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अपन सोचते हैं कि नहीं यार आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं या घूम के आ जाते हैं, बट एक बार वो फ्लो टूटता है तो वो फ्लो दोबारा सेम उस लेवल पे अटेंड करना थोड़ा सा समय लग जाता है। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि भले आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 1 घंटे पढ़ रहे हो, बट कोशिश करें कि यहाँ एक रूटीन है, भले ही आधा घंटा 1 घंटा मैं कुछ खोल के देख लेता हूँ, चलो आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो इतना ही देख लेता हूँ आज, तो वैसा अपने आप को बांध के रखे पढ़ाई से कि किसी भी हालत में मेरे को थोड़ा तो पढ़ना ही है हर दिन। बुरे समय में आधा घंटा देख ले रहे हैं, अच्छे समय में चलो यार 5-6 घंटा पढ़ लेते हैं, आज मन अच्छा चल रहा है, सब ठीक है करके। तो इस तरीके से प्री निकल गया। अब रही बात मेंस की, पिछले बार कोचिंग कर लिए थे तो ऐसा लगा कि मेंस की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो कोचिंग से बता सकते हैं वो तो हो जाएगा, बट उसके बाद रिफाइनमेंट कैसे आएगी? तो जब तक बार बार लिखोगे नहीं वो रिफाइन कैसे होगा? वो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि हाँ मतलब मैं फॉर्मेट एज इन जो लिखना है वो तो ठीक है, बट उसके अंदर अपन उस चीज़ को कैसे सामने वाले को दिखा रहे होंगे, क्योंकि एक साथ 3 जज लोग मान लो चेक कर रहे हैं उस कॉपी को, तो कंटेंट तो सभी लोग सेम लिखते हैं, बट कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि यार भले ही कॉपी में कोई पर्सनल डिटेल नहीं जा रही है, बट आपके जजमेंट से आपकी पहचान होनी चाहिए कि सामने वाले को देख के लगे कि नहीं यार ये अच्छा लिखा है, क्योंकि यार 500 लोग बैठे हैं आपके साथ, सब लोग कंटेंट मोर और लेस सेम लिख रहे होंगे, तो फ़र्क कहाँ पे आएगा? तो हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है, तो आपका तरीका कैसा है वो चीज़ वहाँ पे बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि सभी लोग वही सेक्शन लिख रहे हैं, सभी लोग मार्शलिंग कर रहे हैं, सभी लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेंज हो नहीं सकती। इसलिए वो किसी भी चीज़ को बोलने का तरीका कैसा है वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसमें। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि काफ़ी लोग इस चीज़ को ऐसा सोचते हैं यार चलो एक काम करते हैं, उसका सिलेक्शन हुआ था, उससे जजमेंट जुगाड़ लेते हैं, उसका जजमेंट ले लेते हैं, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसी को टीप के आ जाएंगे। उससे क्या होगा? आप किसी का जजमेंट पढ़ रहे हो, जैसे काफ़ी लोग रॉबिनजीत नई आई थी तो इंग्लिश में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे एक पॉइंट में, अब 1-2 बुक और हो गई हैं, तो उसको पढ़ लेते थे, काफ़ी लोग उसी को सेम प्रोड्यूस कर देते थे, या मोर और लेस सभी लोग, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वैसे में। तो ऐसे में काफ़ी लोग ये करते थे कि ठीक है यार उसी को कर लेते हैं या टीप लेते हैं या जैसा भी है, बट इवेंचुअली आप ऐसा सोचिए एज ए चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं 500 कॉपी देख रहा हूँ, मेरे को तो हर कोई कॉपी सेम दिखेगी यार ऐसे में, तो आप ही बता दो ना, आप अपनी कॉपी को कैसे ज़्यादा मार्क दे दोगे जब सबकी कॉपी सेम दिख रही है तो? और दूसरे का देखोगे तो उसके थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएंगे, तो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाए कि यार वही लिखने लग जाओगे ना चाहते हुए भी, तो अपने को वो भी नहीं करना है। कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज खुद से बनाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहला जजमेंट लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, जैसे सर के यहाँ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नए आओगे तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर लिखवा दीजिए जजमेंट, लेकिन यहाँ नहीं लिखवाते। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि मेरे को पहला जजमेंट लिखने में 3 दिन लग गए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखना चाहिए। भले एक पॉइंट का ऐसा हो कि यार रॉबिनजीत थी, थोड़ा इधर उधर से देखा समझा और कुछ लिखने की कोशिश हुई, तो जैसे तैसे तीसरे दिन में जाके वो जजमेंट लिखाया था। बट फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में जो रिफाइनमेंट का काम है उस पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट हुआ कि चलो ठीक है इस बार किसी का देखना नहीं है, अपने ही पे ही वर्क किया जाए। तो कैसे वर्क कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोर्ट के ही जजमेंट निकाल के पढ़ना शुरू किया। चेकर तो वही लोग हैं, सीनियर जज आके चेक कर रहे होंगे आपकी कॉपी, तो जो असली कोर्ट में चल रहा है ऑफकोर्स उतना सारा अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वही बात है कि 3 घंटे में रहते हुए क्या आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पेजेस भी लिमिटेड है, समय भी कम है, कई लोगों के पेपर छूट जाते हैं इसकी वजह से।
तो यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन का खेल फंस जाता है। बट ये है सेशन जजमेंट अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उनका दिमाग कैसे चल रहा है या कितने कम या कितने ज़्यादा वर्ड्स में उन चीज़ों का आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो चीज़ें सीखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से फिर अब जैसे 2 बार ऐसा हुआ कि बहुत ही सरप्राइज़ पेपर आए। इनफैक्ट 19 से सरप्राइज़ पेपर ही आ रहे हैं, कुछ नया सा आ जाता है। 20 में 381 का आ गया, अभी 306 आ गया। तो कोचिंग में हैं, करा रहे हैं आपको कुछ नए जजमेंट्स बता रहे होंगे, 354 और ये सब भी करा रहे हैं सर अब धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं। तो ऐसे में मैं एक ये एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम में कोचिंग नहीं किया तो सर से काफ़ी बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता था। मतलब सर से कभी झिझकिएगा मत ये सोचने में कि यार इतने सारे डाउट आ रहे हैं, कैसे पूछे, सर बताएंगे कि नहीं। सर इसीलिए खड़े हैं ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सब क्लियर हो पाएँ। जितना डाउट ज़्यादा पूछेंगे आपका ही बेस उतना स्ट्रांग होते जाएगा और एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा नहीं अब डाउट्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे तरीके से। खूब सारे डाउट्स पूछे। बाकी फिर मेंस खुद से किया तो उसमें एक चीज़ और समझ में आई कि यार अपने आप को इतने से बॉक्स में बांध के रखोगे तो आपका दिमाग बस ऐसा उतने बॉक्स के अंदर चल रहा होगा। जैसे सर ने कुछ सेक्शंस बता दिए, चलो अपन इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट आप खुद ही सोचो, इस बार 306 किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सेशन आएगा, उसमें भी 306 जो थोड़ा सा किसी ने देखा नहीं होगा। कई लोग तो सेक्शन भी गलत लगा के आ गए थे इस चक्कर में। तो मैं ये बोलूँगा अपने आप को ऐसे बांध के मत रखिएगा एक बॉक्स के अंदर, बल्कि एटलीस्ट आईपीसी में अपन एक बार खोल के देख लिए कि चलो ये सेक्शन लग रहे हैं मुझे, जो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, भले अपन कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कोचिंग में वो बात अलग है। उसको एक बार चार्ज बना के देख लीजिए, है ना। चार्ज में क्या है, अपन चार्ज के एसेंशियल्स लिख रहे होते हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार ये ऑफेंस में ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कल के डेट में मान लो वो ऑफेंस आ भी गया, एक बार चार्ज बनाना सीख लोगे मतलब आप उसके एसेंशियल जान रहे हो। एसेंशियल जान रहे हो मतलब मार्शलिंग कर लोगे आप, जो आपको वो सरप्राइज एलिमेंट से बचा सकता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है अभी इस बार पेपर में क्या आएगा। बाकी इस तरीके से फिर मेंस में काफ़ी मेहनत की इस बार और सरप्राइजिंगली रिजल्ट अच्छे रहे, मेहनत का फल मिला। इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े कम हो गए बट इवेंचुअली सिलेक्शन मिल गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे सर ने बताया मैं 18 का ग्रेजुएट हूँ, तो काइंड ऑफ 5 साल लग गए, 4 से 5 साल। तो ऐसा मत सोचिएगा। और हमारे बीच काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकले हैं 48 के बैच में। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको तुरंत सक्सेस मिल गई और उनको लाइफ में सेटबैक नहीं हुआ कि नहीं यार मेरा नहीं हुआ। तो कभी भी सेटबैक अगर आ रहा है तो इस चीज़ से घबराना नहीं है अपने को, बट अपने ऊपर आप भरोसा नहीं करोगे तो चीज़ें प्रोग्रेस में कैसे आएंगी ना। आप ही अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो तो बाकी लोग कैसे भरोसा करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि लक चलता है, लेकिन उस लक को खींचने के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। लक उसका साथ नहीं देगा जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है ना, लक उन्हीं का साथ देगा जो अपने आप को खींच के आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी फिर थोड़ा सा लक का फैक्टर तो आता ही है, उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट वो 3 घंटे में आप कितना अच्छा चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और बस मेहनत कीजिए। बाकी आप लोग को कोई डाउट वगैरह है तो बता दीजिए। सर लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन कराते हैं तो मैंने उसको भी नहीं लिया था। मतलब मेंस के लिए मैं जब लास्ट टाइम भी कोचिंग किया था तो सिर्फ जजमेंट राइटिंग के लिए किया था, बट तब समय कम मिला था। 3.5-4 महीने में प्री के बाद मेंस हो गया था, तो खुद पे वर्क करने के लिए उतना स्पेस नहीं था। जैसे अभी आप लोग को काफ़ी अच्छा समय मिला है, प्री से अभी तक अच्छे खासा समय निकल जा रहा है, इतना कि अपने ऊपर तैयारी कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं ऐसा कोई फिक्स बॉक्स नहीं बोलूँगा, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उससे चालू कीजिए। कई लोग अब जैसे यहाँ इंग्लिश मीडियम के, कई लोग हिंदी मीडियम के हैं। जैसे मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम था, हिंदी वाली बेरक पढ़ो यार, याद नहीं होता है वो एकदम तुरंत से, नया नया और बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो, तो कैसे रिटेन होगा। तो एक आध ट्रांसलेशन जैसे आप लिख रहे हो डेली, वो तो लिखने वाले चीज़ के लिए हो गया, बट एकदम से आप डिफ़िकल्टी 10 पे सेट करके बेरक पढ़ोगे, वो याद भी नहीं होगा। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, जो मैंने खुद के लिए सोचा इस बार कि ऐसा किया जाए कि एक वोकैब लिस्ट बना लेते हैं अपन। वो वोकैब लिस्ट आप कहीं से भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है आज के डेट में। वो वोकैब लिस्ट या तो आप कोचिंग से बना रहे हो या बेरक से मेरे को चलो ये वाला वर्ड हो गया, तो इनको लिखना की आदत बनाइए या हर दिन जैसे 2-3 पेज की वोकैब पढ़ते रहिए।
वीकर लैंग्वेज है तो एकदम से याद नहीं होगा, बट जब आप हर दिन ऐसे कुछ वर्ड्स को पढ़ते रहोगे तो इवेंचुअली वो धीरे से आपके अंदर समाने लग जाएगा कि नहीं, अब ठीक है वो एग्जैक्ट वर्ड वैसा ना याद आए, बट हो सकता है उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर पाओ। एग्ज़ाम में 3 घंटे में आपको बहुत कुछ करना होता है, जैसे अपन सर लोग बोलते हैं जितना तेज़ जजमेंट लिखो उतना अच्छा है। यहाँ तो हम लोग देखे देखे जजमेंट लिख रहे हैं, बट रियल सेंस में आपको जब नई प्रॉब्लम दिखती है, कम से कम हर एक जजमेंट को डिकोड करने में आप 2 से 3 रीड मारोगे, मान ले रहा हूँ 10 मिनट, कितने हो गए 2 जजमेंट के 20 मिनट, एक ट्रांसलेशन को पढ़ोगे 5-5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हटा दो। प्रैक्टिकली 2.5 घंटे में आपको पेपर बनाना है, तो आप सोचो कि 2.5 घंटे में आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। तो डिफ़िकल्टी एकदम 10 पे ना रख के अपन वोकैब बढ़ाओ सबसे पहले, फिर उसके धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहो अपने। एक पॉइंट के चीज़ों को देखते रहोगे तो वोकैब ग्रो करती रहेगी, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एकदम से आप बेयर एक्ट का ट्रांसलेशन या वर्ड देखो, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हमको भी। हम इंग्लिश वाले थे यार, हिंदी से बहुत दिक्कत होती थी यार, याद ही नहीं होता, और ऊपर से वहाँ 2.5 घंटे के प्रेशर में और याद नहीं आएगा। जैसे इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया था, बहुत सारे लोग को दिमाग में याद ही नहीं आ रहा था यार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो वो पेपर देते समय आपको और ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, यार मेरे को पेपर कंप्लीट भी करना है, फॉर्मेट भी लिखना है, ट्रांसलेशन भी बनाना है, प्रॉब्लम भी पढ़ना है, तो कैसे करोगे। तो आप ऐसा कर सकते हो उसके लिए। तो जैसा आप बताया आपको याद नहीं आया, आपने जगह छोड़ दी, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखना है हमको जो गलत है। गलत होगा मतलब नंबर काटने की जगह बनेगी, हमको उनको नंबर काटने की कोई जगह नहीं देनी है। कहते हैं कि मतलब यहाँ का पेपर बाकी जगहों से, जैसे कई जगह 3 पेपर 4 पेपर और बहुत सारे पेपर होते हैं, यहाँ एक ही है, तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, यार मैं जजमेंट अच्छे से कर लेता हूँ, ट्रांसलेशन देख लूँगा। वैसा नहीं होता, अगर एक आध भी छूट रहा है मतलब आप लॉस में जा रहे हो ना। मान लो कोई पूरा कंप्लीट करके आ रहा है वर्सेस मान लो किसी ने 2 जजमेंट कंप्लीट किए, एक ट्रांसलेशन लिखा और एक ट्रांसलेशन छूट गया, या एक ट्रांसलेशन में 2-4 लाइन 5 लाइन लिख पाए, उतने में 3 घंटे ख़त्म हो गए। नुकसान हुआ ना, आधे से ज़्यादा ट्रांसलेशन छूटा। कुछ भी लिख रहे होते और अगर गलत नहीं लिखते तो कुछ तो नंबर मिलते, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा मिल जाएंगे, बट तो 2 चीज़ आप ये कर सकते हो, या तो छोड़ दो उसको, सामने वाले को समझ में आ जाए कि यार उसको याद नहीं आ रहा है इसलिए नहीं लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 0.5 मार्क्स चले जाएंगे, बट अगर गलत लिख दिए हो सकता है किसी को 0 मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि आप हर ट्रांसलेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जिसके अराउंड वो ट्रांसलेशन रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मैटर आया था, कंपनसेशन की बात हुई थी। अब ये कीवर्ड्स को ही आप गलत लिख दिए तो फिर क्या मतलब होगा, वहीं पे आपके सबसे ज़्यादा नंबर चले जाएंगे। या तो दूसरी चीज़ आप ये कर लो कि उसी वर्ड को इंग्लिश में लिख दो जैसा का तैसा दिया हुआ है, थोड़े से नंबर कटेंगे बट गलत लिखने से बेटर चीज़ है ना ये चीज़। गलत नहीं लिख रहे हो, गलत नहीं लिखोगे तो आपके नंबर उतने नहीं कटेंगे। कुछ लिख के आए हो सकता है 0.5 दे दें ऐसा, तो वहाँ पे आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा तो नहीं बोलेंगे बट नुकसान कम हो रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एविडेंस के बिना किसी भी जजमेंट में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। काफ़ी लोग केसेस लिखते हैं, काफ़ी लोग बहुत सारे सेक्शंस लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बोलते हैं अपन सेक्शन 7 या सेक्शन 8 की बात कर लेते हैं, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाता है, मोटिव प्रिपरेशन। आई गेस कोई भी ऑफेंस हो रहा होगा उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होगी। हर एक ऑफेंस में एक मोटिव हो सकता है या कोई ऐसा प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो ऑफेंस का होना या ना होना हमको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या तो बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे देखोगे तो एविडेंस तो हर जगह लग रहा है, बट आप हर जगह लगाओगे तो आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा। कंटेंट बढ़ रहा है मतलब आप अपना टाइम लॉस में जा रहे हो, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं लिखना है, कोई चीज़ें ऐसी है जिसके जो बहुत ही की फैक्टर बन सकती है। चोरी हुई, किसी ने उसको देखा, सामान लेके भाग रहा था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये भी। अब इसको नहीं लिखूंगा तो ये ऊपर से आई विटनेस वाली चीज़ हो जा रही है ना। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी है, फिर जिसने देखा वो आई विटनेस बन गया, डायरेक्ट एविडेंस है ये। तो इसको लिखोगे तो आपको एक डायरेक्शन मोल्ड हो रहा है ना कि हाँ क्योंकि उसने देखा वो सामान लेके भाग रहा था, इसकी वजह से ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है और सामान की जब्ती हुई तो पता चला कि भाई सामान तो उसी का है जिसके यहाँ से चोरी हुई है। तो ऐसे में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है कि हर चीज़ को लिखना है, बट जैसे मैंने बोला कि हाँ किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है तो उस चीज़ को यूज़ कीजिए जिसकी वजह से आपका केस किसी भी एक डायरेक्शन में मोल्ड हो रहा है।
जैसे अभी हमारे में एक इंसान मर गया था, है ना, उस चीज़ का 306 का मैटर बना, अबेटमेंट बाय मर्डर का, तो कई लोग 32 यूज़ किया है। डाइंग डिक्लेरेशन का मैटर बन जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि सुसाइड नोट मिला था, तो कई लोग 32 लिखे हैं, कई लोग नहीं लिखे हैं। बट लिखना अच्छा है ना, आप एक्विट कर रहे हो, कन्विक्ट कर रहे हो, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। बट प्राइमरी क्वेश्चन ये है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या उसने सुसाइड किया या सुसाइड में अबेटमेंट हुई थी, ये सब प्राइमरी क्वेश्चन है। तो 32 इम्पोर्टेंट हो जाता है। या मान लीजिए सुसाइड नोट मिला था, 9 दिन बाद, यही अभी की प्रॉब्लम, 9 दिन बाद उसके पापा जी आए, उसको सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में भाई उसके पिताजी हैं, तो बचपन से उसकी राइटिंग से एक्वेंटेड होंगे। तो कनेक्ट करते करते देखिए मैं सेक्शन 47 की तरफ आ गया हूँ कि यार सामने वाला उसकी राइटिंग जानता है, इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वो कोर्ट में जाके इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नहीं भाई उसकी राइटिंग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे अपने को कनेक्ट करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लिखना है, बट हाँ कोई चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना आपकी गाड़ी आगे ना बढ़े, या मैं बोलूँ जिसकी वजह से कन्विक्शन या एक्विटल प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए, उस चीज़ को यूज़ कीजिए। बट हाथ खींच के रखिए, क्योंकि हर जगह सेक्शन कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। एविडेंस के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, जैसे मैंने बोला। हर जगह कोई ओकेजन दिख रहा होगा, कोई कंडक्ट दिख रहा होगा, कोई ना कोई सेक्शन ऐसा है जो कनेक्ट हो जा रहा होगा। या सेक्शन 14 की बात कर लेते हैं अपन, तो आपका मेंटल कंडीशंस वहाँ पे दिख रही होंगी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना है, पहली चीज़। रही बात कहाँ यूज़ करना है, तो सबके अपना अपना तरीका होता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उस बॉक्स के अंदर क्या रहेगा। वो बॉक्स के अंदर का कंटेंट आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा आपका कॉल है। गलत दोनों चीज़ें नहीं हैं। बस एक टिप यहाँ पे ये छोड़ सकता हूँ कि कोई चीज़ अगर मार्शलिंग में आ रही है तो उसको अप्रिसिएशन में क्यों डालना। कंटेंट रिपीट हो रहा है, लाइन जा रही है, कॉपी बर्बाद हो रही है, समय भी जा रहा है। तो एक चीज़ अगर यहाँ आ रही है तो वहाँ नहीं आनी चाहिए, और अगर यहाँ नहीं आ रही है तो वहाँ लिख दीजिए। दोनों जगह लिखोगे तो वो रिपीटिशन ऑफ फैक्ट में आ जाएगा, वो भी गलत है। तो ऐसा आप कर सकते हैं उसके लिए। और रही बात, अब मैं उसमें आया था तो काफ़ी लोग केसेस लिखते हैं। केसेस लिखना है तो लिख सकते हैं, उसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बट देन अगेन आप खुद सोचिए, केस लिखोगे आपको बताना पड़ेगा उस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। काइंड ऑफ बोल सकते हैं आधा पौन पेज की बात कर रहा हूँ। एक तो वो कॉपी छोटी सी रहती है, जगह नहीं होती है। और इस बार तो कई लोगों की ऐसी हालत हुई थी कि 2 जजमेंट लिखे, उतने में कॉपी ख़त्म हो गई। कई लोग रफ साइड में जजमेंट ख़त्म किए थे। 38-36 पेज की शायद कॉपी होती है, जितना मेरे को ध्यान है। तो यार आप जितना कंटेंट बढ़ाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हो ना। तो अगर आप बेसिक सारी चीज़ें टिक हो जा रही हैं, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद गार्निशिंग की बात करिए। केस क्या है, गार्निशिंग ही है। आपका अगर बेसिक ही उतना अच्छा नहीं है तो आप गार्निश का सोचोगे तो आप अपना क्वालिटी पे भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो केसेस लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑलरेडी 70 to 80% काम हो गया आपका। रही बात 20% की, अगर 70-80% अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है तो उतने में ही आपको पर्याप्त नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना यार हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन जब आप अपनी खुद आरटीआई की कॉपी निकलवा के देखना एक बार, आपको खुद पढ़ने में समझ में आ जाएगा आप क्या गलतियाँ की हो, या ठीक है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह थी, या यहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया, ये सब चीज़ें बोल के कोई मतलब नहीं हुआ, उसका नंबर भी नहीं मिले और पेपर अलग छूट गया। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट हाँ यही छोटी छोटी चीज़ें फाइनल सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगी। जैसे सर ने बताया कि 2020 वाले अटैम्प्ट में मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लास्ट रैंक पे था एससी पे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें मेरे को जनरल तक लेके गई हैं। भला ही लोग बोलते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, बट उतना लाइटली ना लेके उस चीज़ पे एक्चुअली फोकस कीजिए। यही छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बोनस मार्क बनाएंगी कि पेपर का कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर एक ही है, 2 जजमेंट है या 2 ट्रांसलेशन है। कुछ भी छूट रहा है तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अपनी ओवरऑल मार्क्स के ऊपर। थोड़ा भी छूटना मतलब आप 1 आध नंबर लूज़ कर रहे होगे वहाँ पर। तो ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा। बट हाँ वर्स्ट के सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि हाँ एग्ज़ाम में कुछ भी आए वो बनना चाहिए। एक बार चार्ज बन जाए तो अप्रिशिएशन करने में उतनी दिक्कत नहीं आती है। ऐसा ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सिविल जजमेंट में
फॉर्मेट तो सेम है मोरलेस, मतलब वहाँ जैसे क्रिमिनल में ये चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही होती है, बट सिविल तो सब सेम लिख रहे हैं। तो वहाँ पे बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, वहाँ अपना लॉ पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। जितना अच्छा लॉ पॉइंट है उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिविल में नंबर बढ़ते हैं, जैसे अपन मैथ्स में बोलते हैं पूरा लिख के आओ तो 100 में 100 मिलते हैं। इवन एग्जीक्यूशन के भी नंबर मिल रहे होते हैं आपको कि यार यहाँ तक स्टेप सही था इतने नंबर में। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 40 में 40 मिल जाएंगे, बट हाँ सिविल में नंबर खिंचते हैं, बढ़िया नंबर मिलते हैं सिविल में। जितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे, जितना अच्छे तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन में पहुँच रहे हो, हर एक इशू में हमको एक कंक्लूजन निकालना ही है। तो ऐसे में आपका लॉ पॉइंट कितना अच्छा है चीज़ों को बताने के लिए, हर एक चीज़ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। जैसे कोई पॉइंट है जो प्रूव हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है, उस चीज़ को बोलने के पीछे एक जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए कि पढ़ने वाले को भी लगना चाहिए कि नहीं यार ये बोल रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये कोई अनरीजनेबल चीज़ नहीं है और ना ही ये किसी एक्सट्रीम एंड में है। मतलब कोई चीज़ एक्सट्रीम एंड में जा रही है वो भी गलत है। 3 चक्कर 2 चक्कर जितने भी हों चेक कर रहे हैं, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, किसी को वो चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो अपने को एक बैलेंस रास्ते पे चलना है जो सबको अच्छा लगना चाहिए। नहीं यार ये रीजनिंग भी साउंड है और इसमें कोई गलतियाँ नहीं दिख रही हैं मेरे को। तो सिविल में बस मैं एक ही टिप दूंगा कि हाँ जितना अच्छा लॉ आप रिटेन कर सकते हैं वो उतना फ़ायदा देगा, क्योंकि फॉर्मेट मोर और लेस सेम है। कंटेंट भी बोलूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लोगों की कॉपियाँ देखोगे तो सेम दिखता है वो सिविल जजमेंट। तो उसमें बस एक ही चीज़ है कि हाँ आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है किसी भी पॉइंट को बोलना या ना बोलने के बजाय कि यार ये चीज़ प्रूव हो रही है तो क्यों प्रूव हो रही है, या डिसप्रूव हो रही है तो क्यों डिसप्रूव हो रही है। कि वहाँ तो बैलेंस ही है, किसी एक को तो सही दिखाना पड़ेगा, बट अपने को ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि हाँ इसी को ही दिखाना है या इसी को ही नहीं दिखाना है। वो आप 2-3 बार पढ़ोगे उतने में एक कंक्लूजन पकड़ लो, नहीं यार ये इस चीज़ जा रहा है करके, तो फिर उस तरीके से आपको मोल्ड करनी पड़ेगी चीज़ों को। ठीक, थैंक यू।